आज हम कक्षा 10 के सोशल साइंस विषय के पॉलिटिकल साइंस बुक के फर्स्ट चैप्टर सत्ता की साझेदारी पावर शेयरिंग की बात करेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि 10th की जितने भी सिलेबस है एसएसटी का, वो सारा 9th क्लास के सिलेबस से ही जुड़ा हुआ है। अगर 9th की पॉलिटिकल साइंस का आपको साउंड नॉलेज है, एक बेस तैयार है आपका, तभी आप यहाँ आगे बढ़ पाएंगे। तो ये आप इंश्योर कर लें कि 9th की जो लोकतांत्रिक पॉलिटिक्स हमने पढ़ी थी उसकी बेसिक बातें आपको क्लियर हैं, और उसके बाद फिर ये आगे हम चैप्टर शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सत्ता की साझेदारी, इसका अर्थ समझते हैं। सत्ता में भागीदार, सत्ता में विकेंद्रीकरण, सत्ता का बंटवारा यानी पावर शेयरिंग। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है और सत्ता की साझेदारी के रूप, प्रकार, अर्थात सत्ता किस प्रकार से शेयर की जा सकती है, वो टाइप्स हम देखेंगे। सत्ता की साझेदारी की बात को आगे बढ़ाने से पहले हम बेल्जियम और श्रीलंका देशों के दो उदाहरण देखेंगे। सत्ता की साझेदारी को जानने के लिए इन उदाहरण को देखना ज़रूरी है। पहले हम बेल्जियम की बात करें। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो हरियाणा राज्य से भी छोटा है और आबादी 1 करोड़ से भी थोड़ी सी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी का आधा। तो बेल्जियम की जातीय बनावट यानी सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो काफ़ी जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% फ्लेमिश इलाका, जिसमें डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, 59% डच भाषा बोलने वाले लोग, और इस एरिया को फ्लेमिश एरिया कहा गया है। और 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, यानी 40% फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं, और फ्रेंच भाषा बोलने वाले जिस क्षेत्र में रहते हैं उसको वेलोनिया क्षेत्र कहा गया। और शेष 1% जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो इस प्रकार बेल्जियम में मोटे तौर पर 2 कम्युनिटी, डच और फ्रेंच, और 1% जर्मन भी एक साथ रहते हैं। छोटा सा देश, लेकिन इतनी डाइवर्सिटी यहाँ है। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स, जिसमें 80% फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलने वाले रहते हैं। तो यहाँ राजधानी में भी 2 कम्युनिटी, 80% फ्रेंच बोलने वाले और 20% डच बोलने वाले। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग डच की तुलना में ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं, यानी ओवरऑल हम मेजॉरिटी देखें तो 59% डच लोग हैं। लेकिन आर्थिक संसाधनों पर कब्जे की बात करें इकोनॉमिकली, तो वो फ्रेंच लोग ज़्यादा साउंड हैं, ज़्यादा ताकतवर हैं। तो ऐसी स्थिति में डच लोगों में फ्रेंच के प्रति नाराज़गी थी, जिसके चलते 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों में तनाव और टकराव देखने को मिला। राजधानी ब्रुसेल्स में इसका ज़्यादा असर देखा गया। तो एक एग्जाम्पल ये बेल्जियम का हमने देखा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आइए अब हम दूसरे देश श्रीलंका का उदाहरण देखें। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है जो तमिलनाडु के दक्षिण दूरी कुछ ही दूरी पर, कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीलंका की जातीय बनावट का जायजा लें तो इसमें सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है सिंहलियों का, जिसकी आबादी 74% है, 76%। फिर तमिल आते हैं जिनकी आबादी 18% है, और तमिल में भी 2 समूह हैं। एक तो श्रीलंका मूल के तमिल जो 13% हैं, 13%, और भारतीय मूल के भी 5% लोग यहाँ रहते हैं। ब्रिटिश शासन काल में भारत में भी अंग्रेज़ों का शासन था, श्रीलंका में भी अंग्रेज़ों का शासन था, तो बहुत से ऐसे भारतीय तमिलों को श्रीलंका ले जाया गया था, तो वो लोग वहीं बस गए। तो ऐसे 5% भारतीय मूल के तमिल भी इस 18% में शामिल हैं। तो तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में, यानी श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस में रहते हैं, और बाकी हिस्सों में सिंहली लोग रहते हैं जो सिंहली भाषा बोलते हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। जबकि तमिल जो हैं वो कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। और श्रीलंका में 7% लोग ईसाई धर्म के लोग भी रहते हैं,
जो सिंहली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं, यानी दोनों का कुछ कुछ हिस्सा ईसाई मतानुयायी भी है। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, यानी श्रीलंका में 74% सिंहली लोग हैं। तो श्रीलंका ने 1948 में अंग्रेज़ों से आज़ाद होकर स्वतंत्र देश बनाया। सिंहली समुदाय की संख्या 74% होने से लोकतांत्रिक तौर पर बहुमत में थे, यानी 51% है तो वो कम्युनिटी मेजोरिटी में है, तो ये तो 74% थे, तो बहुमत में थे। और सिंहली लोगों ने सत्ता में आने के बाद सिंहलियों के पक्ष में बहुत से कानून बनाए। जैसे 1956 में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, जबकि तमिल बोलने वाले लोग भी रहते हैं, लेकिन एकमात्र सिंहली को राजकीय भाषा घोषित किया गया। और विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई गई। संविधान में यह भी परिवर्तन किया गया जिसमें सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी, यानी सिंहलियों के धर्म बौद्ध धर्म को तवज्जो दी गई। तो इस प्रकार श्रीलंका में एक एक करके सिंहलियों के पक्ष में जो निर्णय लिए गए और जो परिवर्तन किए गए, उनसे तमिल लोगों में सरकार के प्रति नाराज़गी बढ़ी। तमिल लोगों को अपने ही देश में बेगानापन महसूस हुआ। श्रीलंका सरकार की नीतियों ने तमिलों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया। नौकरियों और फ़ायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव का परिणाम यह निकला कि तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए। श्रीलंका तमिल समुदाय ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने यानी रीजनल ऑटोनॉमी तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष शुरू कर दिया। 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम मतलब सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने और LTTE जैसा आतंकवादी संगठन भी प्रभाकरन द्वारा बनाया गया। तो इसका परिणाम ये निकला कि श्रीलंका में दो समुदायों के बीच सिंहल और तमिल पारस्परिक अविश्वास ने एक बड़े टकराव का रूप ले लिया और श्रीलंका में गृह युद्ध शुरू हो गया, जिसका 2009 तक बड़ा बुरा असर पड़ा श्रीलंका पर। अब हम बेल्जियम पर दोबारा नज़र डालें। बेल्जियम ने समझदारी दिखाई। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 1990 के बीच उन्होंने संविधान में 4 बड़े संशोधन किए। पहला कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रखी जाए, यानी 50-50 का फार्मूला अपनाया गया। 50% डच लोग होंगे और 50% फ्रेंच लोग होंगे, जबकि हमने देखा डच आबादी 59% थी, फ्रेंच कम थे, फिर भी उन्होंने 50-50 का फार्मूला अपनाया। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह बहुमत के पक्ष में होंगे। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। इस प्रकार केंद्रीय सरकार की व्यवस्था जिसमें 50-50 भागीदारी का फार्मूला अपनाया गया। दूसरा परिवर्तन कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों यानी प्रांतीय सरकारों को सुपुर्द किया गया, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं। केंद्र के कुछ अधिकार लेकर के 2 स्वतंत्र सरकारें, प्रांतीय सरकारें डच और फ्रेंच की बनाई गई। तीसरा, राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार है। इसमें फ्रेंच और डच दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व यानी 50-50 पार्टनरशिप यहाँ भी रखी गई। जैसे हमने केंद्रीय सरकार की बात की, डच ज़्यादा होने के बावजूद भी 50-50 का फार्मूला अपनाया गया। तो यहाँ राजधानी में ब्रुसेल्स में फ्रेंच ज़्यादा थे 80%, तो यहाँ डचों को प्राथमिकता 50-50 दे करके एक बराबरी की बात है वो की गई। चौथा परिवर्तन, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी बनाई गई, यानी सामुदायिक सरकार। इस सामुदायिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन तीनों समुदाय इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं, यानी डच लोगों की अपनी सामुदायिक सरकार, फ्रेंच लोगों की अपनी सामुदायिक सरकार और इवन 1% जो जर्मन लोग हैं उनकी भी अपनी सामुदायिक सरकार बनाई गई।
और इस सरकार को, यानी इस प्रकार की ये सामुदायिक सरकार है, ये संस्कृति और शिक्षा, भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार रखती है। यानी किसी समुदाय विशेष से संबंधित कोई परिवर्तन करना है, जैसे उदाहरण के लिए जर्मन में कुछ परिवर्तन करना है, तो उस जर्मन सामुदायिक सरकार की सहमति के बिना कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार तीनों समुदायों की सामुदायिक सरकार बना करके उनको एश्योर किया गया कि आपसे संबंधित कोई परिवर्तन आपसे बिना पूछे नहीं होगा। तो इस प्रकार ये 4 बड़े महत्वपूर्ण बदलाव करके उन्होंने एक समझदारी दिखाई। सत्ता की भागीदारी, साझेदारी का ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अब दोनों देशों के उदाहरण देखने के बाद, बेल्जियम और श्रीलंका के ये 2 उदाहरण हमने देखे, अब बात करें कि इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है। श्रीलंका और बेल्जियम दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता की साझेदारी के सवाल को इन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के विभिन्न समुदायों ने एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, समझदारी दिखाते हुए सत्ता की साझेदारी का मॉडल अपनाया, जबकि श्रीलंका ने इसका ठीक उल्टा रास्ता अपनाया। बहुसंख्यक समुदाय ने अपना प्रभुत्व दिखाते हुए, फिर उन्होंने देखा हम तो 74% हैं, लोकतंत्र में कभी भी चुनाव करवा लो हमारी सरकार बनेगी, तो उन्होंने अपना बहुसंख्यक होने का फ़ायदा उठाते हुए अपनी बात को थोप दिया और तमिल अपने ही देश में बेगानापन महसूस करने लगे। श्रीलंका गृह युद्ध की चपेट में आ गया। तो इन दोनों मॉडल को देखकर एक बात तो स्पष्ट हो गई कि सत्ता की साझेदारी की जानी चाहिए, जैसे बेल्जियम में किया गया। अगर देश के सभी समुदायों को सत्ता में भागीदार नहीं बनाएंगे तो श्रीलंका की तरह कोई भी देश गृह युद्ध की स्थिति से गुजर सकता है। अब हम इसी बिंदु पर बात करें कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, तो इसके उत्तर में 2 बातें कही जा सकती हैं, युक्तिपरक कारण और नैतिक परक कारण। इन 2 कारणों के चलते सत्ता की साझेदारी जरूरी है। युक्तिपरक कारण में हम कह सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी वह युक्ति है जिसमें सामाजिक टकराव, लड़ाई झगड़े की आशंका को समाप्त किया जा सकता है। यानी समुदायों में सत्ता को लेकर होने वाली लड़ाई झगड़ा आदि टालने का तरीका है या युक्ति है या डिवाइस है सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता साझा करके एक ऐसी युक्ति अपना लेते हैं हम जिससे लड़ाई झगड़े की आशंका मात्र ही समाप्त हो जाती है। दूसरा, नैतिक परक कारण की बात करें तो स्पष्ट है कि सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही यह होता है कि लोग इस शासन व्यवस्था में भागीदार बने। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें देश के सभी समूह अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़े, सहभागी। तो इस प्रकार स्पष्ट है सत्ता की साझेदारी युक्तिपरक कारण और नैतिक परक कारण दोनों ही कारणों के चलते जरूरी है। सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग की जानी चाहिए। अगर सत्ता की साझेदारी करेंगे तो बेल्जियम की तरह देश में सभी समुदाय शांति से रह पाएंगे, और सत्ता की साझेदारी नहीं करेंगे तो श्रीलंका की तरह किसी भी देश में समुदायों में गृह युद्ध देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार स्पष्ट है सत्ता की साझेदारी की जानी चाहिए। सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग जरूरी है। लेकिन अब बात आती है कि सत्ता की साझेदारी किस प्रकार की जाए। तो आइए हम बात करें सत्ता की साझेदारी के रूप या प्रकार या टाइप्स की, यानी सत्ता किन किन तरीकों से किस किस प्रकार से शेयर की जा सकती है। तो सत्ता की साझेदारी के लोकतंत्र में 4 प्रचलित रूप हैं। पहला है सत्ता की साझेदारी क्षैतिज स्तर पर की जा सकती है। क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल लेवल पर पावर शेयरिंग की जा सकती है। सरकार के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, लेजिस्लेटिव असेंबली, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका, जुडिशरी, इनके बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। यानी किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के ये 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज स्तर यानी हॉरिजॉन्टल पर सरकार के इन विभिन्न अंगों में एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का ये उपयोग करते हैं।
यह व्यवस्था नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था यानी चेक एंड बैलेंस भी बनाए रखती है। तीनों के काम पर अगर हम नज़र डालें, जैसे विधायिका है वो कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका है वो इसे इम्प्लीमेंट करती है, और न्यायपालिका का काम यह देखना है कि संविधान सम्मत काम हो रहा है या नहीं, संविधान का कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा, तब वो हस्तक्षेप करती है। तो ऐसे तीनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग है और तीनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंटली काम करती हैं और एक दूसरे पर ये संतुलन बनाए रखती हैं, यानी एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जैसे कानून बनाने का काम है तो सिर्फ और सिर्फ विधायिका ही कर सकती है, लागू कार्यपालिका ही कर सकती है। तो इस प्रकार ये काम बंटा हुआ है, एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो ये एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, चेक एंड बैलेंस थ्योरी बनाए रखते हैं। दूसरा एक रूप है सत्ता की साझेदारी का, ऊर्ध्वाधर स्तर पर सत्ता की भागीदारी। जैसे पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय सरकार और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग प्रांतीय सरकार, इस प्रकार ऊपर से नीचे केंद्र सरकार, राज्य सरकार में सत्ता के विषयों का बंटवारा किया जाता है। और इसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकार का भी ऐड हो सकता है, जैसे भारत में 3 स्तर हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल लेवल पर पावर शेयरिंग कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, जैसे नगर पालिकाएँ और गाँव में पंचायती राज, तो इन 3 स्तरों में सत्ता साझा रहती है। इस प्रकार की सत्ता की साझेदारी, ऊर्ध्वाधर स्तर पर सत्ता की साझेदारी, वर्टिकल लेवल पर पावर शेयरिंग कहलाती है। सत्ता की साझेदारी का तीसरा प्रकार है विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, इनके बीच में भी पावर शेयरिंग की जा सकती है। जैसे बेल्जियम में हमने देखा सामुदायिक सरकार का एग्जाम्पल, सामुदायिक सरकार वहाँ बनाई गई डच, फ्रेंच और जर्मन लोगों की। या उदाहरण के लिए हम सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदाय, जैसे SC, ST, OBC भारत में सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदाय देखते हैं, तो इनको भागीदार बनाना, इनका आरक्षण दिया गया है, तो वो भी सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण है, रूप है। महिलाओं को विधायिका या प्रशासन में भागीदारी देना, यानी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है तो ये एक लिंग के आधार पे समूह को सत्ता में भागीदार बनाना। तो इस प्रकार भाषा, लिंग, धर्म, ऐसे किसी भी समुदाय विशेष को सत्ता में भागीदार बनाना, ये भी एक सत्ता की साझेदारी का रूप है, प्रकार है, टाइप है। चौथा है सत्ता की साझेदारी का रूप कि हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन और गठबंधन के स्तर पर भी सत्ता को साझा होते हुए देख सकते हैं। दबाव समूह क्या होते हैं कि ये अप्रत्यक्ष भागीदारी निभाते हैं, सरकार पर दबाव डालकर अपना हित साधते हैं। दबाव समूह यानी ऐसे संगठन होते हैं जो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं और सरकार फिर इनके पक्ष में निर्णय लेती है। तो ऐसे दबाव समूह, इनकी भी भागीदारी हुई, यानी सरकार ने कुछ परिवर्तन या फैसला निर्णय लेने में इनकी बात को महत्व दिया। इसी प्रकार आंदोलन, लोकतंत्र में आंदोलन भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, अप्रत्यक्ष भागीदारी निभाते हैं, सरकार पर इनका असर होता है। सरकार जन आंदोलन को ध्यान में रखकर फैसले या निर्णय लेती है या बदलती भी है। तो दबाव समूह और आंदोलन ये अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र में सत्ता में भागीदारी करते हुए सरकार पर दबाव बना करके सरकार को फिर से सोचने पर या नया निर्णय लेने पर मजबूर करते हैं। तो इनकी भी भागीदारी हुई। इसके अलावा गठबंधन भी एक सत्ता भागीदारी का इसी रूप में हम देख सकते हैं। ये प्रत्यक्ष भागीदारी का है। जब किसी भी राज्य में या देश में कोई एक राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त करने में कामयाब नहीं रहता, किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो समान विचारधारा के कई राजनीतिक दल मिलकर के एक गठबंधन बना लेते हैं,
जैसे महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे अभी ये एक एग्जाम्पल हम गठबंधन का समझ सकते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न राजनीतिक दल मिलकर के सरकार बनाते हैं, सत्ता शेयर करते हैं, तो ये भी एक सत्ता की साझेदारी का रूप हुआ। तो इस प्रकार स्पष्ट है, सत्ता साझा 4 प्रकार से की जा सकती है। क्षैतिज स्तर पर यानी हॉरिजॉन्टल लेवल पर, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों स्तरों में सत्ता साझा रहती है। और दूसरा प्रकार है ऊर्ध्वाधर स्तर पर सत्ता की साझेदारी, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार में जिसमें नगर पालिकाएँ और पंचायती राज सिस्टम आता है। तो इन तीनों में सत्ता बंटी रहती है, शेयर की जाती है। और तीसरा सामुदायिक स्तर पर सत्ता साझा की जा सकती है, विभिन्न भाषा के आधार पर, धार्मिक समूहों के आधार पर, लिंग के आधार पर, ऐसे सत्ता समुदाय विशेष को उसमें भागीदार बनाया जाता है। और चौथा सत्ता की साझेदारी का प्रकार है दबाव समूह, आंदोलन और गठबंधन के स्तर पर भी सत्ता साझा की जा सकती है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार हमारा पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग कंप्लीट हुआ। बड़ा छोटा, सरल, सिंपल चैप्टर है, लेकिन बड़ा ही बेसिक चैप्टर है। इस चैप्टर के ये जो सत्ता की साझेदारी के रूप पढ़े हैं, एक एक टाइप पर एक एक चैप्टर हैं आगे आने वाले।